नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 87वीं इंटर स्टेट जूनियर व यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश भर से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खेलों की मेजबानी के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। तो वहीं राज्य में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि हाल ही में राज्य ने राष्ट्रीय खेलों में 100 से भी अधिक पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है, जो कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी बढ़ाएगी। 87 इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस की चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है। और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंग बनी है, उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। टेहरी जो हमारी लेक है, उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं हर दृष्टि से। और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर का हो, हल्द्वानी का हो या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोट ब्लॉक के डांडा नागराजा मंदिर में आज भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि सुबह से ही दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और जहां भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद को प्राप्त किया है। और जहां मंदिर समिति के उपाध्यक्ष उपेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है कि यह मंदिर क्षेत्र का प्रमुख आस्था का केंद्र रहा है और जहां हर वर्ष बड़ी ही संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। तो वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष रचना बुचोला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उन्होंने कहा कि इस सिद्धपीठ में शामिल होना उनके लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है और साथ ही साथ उन्होंने मंदिर समिति के द्वारा परिसर में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की मांग का भी समर्थन किया है। मेले में पारंपरिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए और जिससे कि पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। तो वहीं श्रद्धालुओं में श्रद्धा उल्लास भी देखने को मिला। भगवान डांडा नागराजा का जो ऐतिहासिक सिद्धपीठ में मेला होता है 2 वैशाख को, इसका कल विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी थी। कल सिलसू देवता की डोली जब ब्यास घाट आगमन करती है और ब्यास मंदिर में स्नान करने के बाद गंगा नदी में तत्पश्चात डोली का सिलसू वापस आगमन होता है, क्योंकि सिलसू के जो मंदिर में पुजारी है, तो वहाँ से डांडा नागराजा मंदिर की शुरुआत हो जाती है। और कल और आज 2 दिवसीय मेला आज समापन हुआ। समापन के अवसर पर यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि हमारी सम्मानित अध्यक्षा जिला पंचायत रचना बुटोला जी और क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी जी ने शिरकत की थी। मंदिर समिति और हमारे संयुक्त तत्वाधान में, क्योंकि मैं मंदिर समिति का उपाध्यक्ष भी हूं और वर्तमान में इस विकास खंड का ज्येष्ठ प्रमुख हूं, तो हमने इस बार एक नई पहल की कि क्यों ना इसको एक महोत्सव का रूप दिया जाए। और एक ट्रायल के रूप में मुझे ये लगा कि आपको भी लगा होगा कि सफल रहा, तो निश्चित रूप से जो आगामी अगले साल जो मेला होगा उसको हम भव्य रूप से समिति उसकी तैयारी करेगी और भव्य मंचन देगी उस मेले को। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे पौड़ी जनपद में एकमात्र सिद्धपीठ हमारा डांडा नागराजा भगवान जी का मंदिर है, जिसमें लोगों की बड़ी आस्था है, मान सम्मान है और सभी श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और सभी पे भगवान डांडा नागराजा की कृपा बनी रहती है। खासकर जो हमारी दिशा ध्यानियाँ होती हैं क्षेत्र की, तो उनकी भी
हमारे इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था रहती है और डांडा नागराजा की कृपा विशेषकर अपनी दिशा ध्यानियों पर बनी रहती है। और आज मैं जब इस मेले में आई तो यहाँ भी मुझे सुनने के लिए मिला कि जो लसेरा गांव की दिशा ध्यानियाँ है उनके द्वारा यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो मैं भगवान डांडा नागराजा की कृपा भगवान डांडा नागराजा से प्रार्थना करती हूँ कि उन दिशा ध्यानियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज इस मेले में एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मंदिर समिति के द्वारा इस ब्लॉक की प्रतिनिधि होने के नाते उनकी एक आशा है कि मैं इस मंदिर में टीन सेट निर्माण कराऊं। तो मैंने अपने इन मंदिर समिति के लोगों को आश्वासन दिया कि जरूर उनकी इस इच्छा का मान रखा जाएगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम की यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी और सैंपलिंग भी की जा रही है, ताकि यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने इस पर कहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर विशेष टीम भी गठित की गई है, जो कि लगातार फील्ड में निरीक्षण कर रही हैं और साथ ही साथ विभाग के द्वारा संयुक्त जांच और सैंपलिंग के अभियान को भी चलाया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि चारधाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चलाए। हम तो लगातार अभियान चलाते रहते हैं। इस बीच हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील यानी मौके पे मोबाइल वैन से भी हमने अभी बस स्टैंड आसपास के जो पीठ बाजार वगैरह जिसमें मिलावट की आशंका रहती है निरीक्षण किया गया। 112 सैंपल हमने उस मौके में जाँच किए थे। जो भी उस पर अनियमितता पाई गई और जो भी खाद्य कारोबार करता है उनको हमने नोटिस जारी किए गए थे। और इसी तरह हम लोगों ने फूड सेफ्टी के हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उनकी टीम बनाई गई है और संपूर्ण जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये लगातार कार्रवाई की जाएगी। होटल रेस्टोरेंट में जो भी कमियां पाई जाएगी, अनियमितता पाई जाएगी, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर यात्री दरअसल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है, अगर कोई अनियमितता करता है या लॉ का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आम जनता के लिए हमारा संदेश है कि कोई भी खाद्य सामग्री अगर आप लेते हो तो उस पर जो पैकिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है वो जरूर देख लें और उसी के आधार पर जिसका लाइसेंस बना हो उससे कोशिश करें उसी से खाद्य सामग्री खरीदें। और अगर कोई ऐसी शिकायत करनी होती तो हमारा टोल फ्री नंबर पे जो आपके माध्यम से हम देते रहते हैं और होटल में हम चश्मा करवा रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रानीखेत से है, जहां सड़कों की बदहाल स्थिति से अब स्थानीय लोग, पैदल यात्री, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुभाष चौक से बूचड़ी तक जाने वाली सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे कि 2 पहिया वाहन चालकों और आम नागरिकों को आवागमन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग सेना के वाहनों के लिए भी उपयोग होता है और जिससे कि इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। जहां आपको जानकारी देते चले कि सलना गार्डन के आगे खीर खेत तक की सड़क पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुए कार्य के बावजूद कई हिस्सों में डामरीकरण अधूरा छोड़ा गया कार्य तो है, जिसके कारण सड़क का किनारा बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। जानकारी यह भी देते चले कि पहाड़ कटान के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने का भी खतरा लगातार बना रहता है। तो वहीं कोतवाली से रानी झील और स्कूलों को जोड़ने वाला लगभग 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों से भरा हुआ है, जिससे कि छात्र छात्राओं और पर्यटकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार एक्सीडेंट्स होने का डर रह रहा है। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं। आपको याद होगा जब मैं विधायक था से लगभग 4.5 साल पहले, उसमें मैंने डामरीकरण उसका सुधारीकरण किया था। लेकिन अफसोस है कि इन 5 सालों में उसकी देखभाल नहीं हुई, ना गड्ढे भरे गए, ना जो उखड़ी हुई टाइल्स हैं वो लगाई गई और हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं।
नीचे को रोड पर काम चल रहा है जिसमें तेज़ी लाई जाने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो रोड पूरी होगी। लेकिन बूचड़ी तक की जो रोड है हमारे सुभाष चौक से, उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसमें जल्दी ही कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों के मनमानी से फीस की वृद्धि के खिलाफ अब महिला कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और जहां उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। और जहां प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निजी स्कूलों के द्वारा हर साल एडमिशन फीस तो वहीं मासिक फीस में भी मनमानी की बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा गई है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। किताबें कॉपी आपने कंपलसरी कर दी कि स्कूल मैनेजमेंट से ही लेनी है और जो किताबें कभी 2000-3000 की आती है वो 7-8 की इसका स्कूल मैनेजमेंट बेच रहा है। ड्रेस महंगी बेच रहा है और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल इस सरकार का नहीं है, क्योंकि ये कमीशन खोरी है। उनके पास शिक्षा के नाम पे उनके पास कमीशन जा रहा है और वो बच्चों को उसके वजह से बच्चों को और बच्चों के माता पिता को हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां स्थित किशनपुरी में केंद्रीय विद्यालय को एक आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। जहां इस क्रम में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई और जिसमें स्कूल की व्यवस्थाओं तो वही उपलब्ध संसाधनों पर विस्तार पूर्वक उनका जायजा लिया गया है। जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं से सीधा संवाद भी किया। अभी जैसे केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार अभी ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है इसे खुले हुए, तो आज हम लोगों की पहली जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ पे संपन्न हुई। उसकी मीटिंग हमने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया, उनका निरीक्षण भी किया क्लासेस का। बहुत ही अच्छे एंथुसियास्टिक बच्चे हैं, बहुत ही उनके अंदर स्पार्क है और साथ में यहाँ पे जो हमारी मीटिंग में भी डिस्कशन हुए यहाँ के स्कूल के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो उस पर भी एक बृहद डिस्कशन हुआ। जो पेरेंट मेंबर्स हैं उनके भी सजेशंस आदि लिए गए और यहाँ पे जो हमारा प्ले एरिया बल्कि बनाया जाएगा, यहाँ CCTV कैमरे और जो कंप्यूटर्स आदि की व्यवस्था है, ये सभी कुछ यहाँ पे की जाएगी। हम लोग अवश्य इसको करेंगे और शीघ्र ही इसके लिए हम लोग जो अमाउंट है वो केंद्रीय विद्यालय को भी यहाँ पे दे देंगे, जिससे और यहाँ को हम लोग जो एक इन्विजन करते हैं वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल के रूप में, जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, बच्चे आगे जाके बहुत ही अच्छा कुछ करें। तो उस प्रकार के भी आज काफ़ी डिस्कशंस हुए और जो आगे की भी आवश्यकताएं रहेंगी वो अवश्य हम लोग स्कूल के साथ पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे भी इस प्रकार की मीटिंग्स होंगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की परंपरा के अनुसार इस बार भी गंगोत्री धाम के लिए खाद्य सामग्री से भरा हुआ ट्रक रवाना किया गया है। जहां आपको जानकारी दे दें कि चरण पादुका मंदिर परिसर में ट्रक की पूजा अर्चना की गई और जिसके बाद इसे गंगोत्री धाम के लिए भेज दिया गया। मंदिर के कपाट खुलने पर इसी सामग्री से बने प्रसाद का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम रतन गिरी ने ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सनातन जो प्रक्रिया रहती है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष हर वर्ष जो है माँ गंगोत्री जी के लिए प्रथम भोग जो है मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे लगाया जाता है तथा श्रद्धालुओं के लिए पहला जो कपाट खुलने के बाद भोजन प्रसादी की जो वितरण होता है मनसा देवी चढ़पाद का मायापुर हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारा ये भोजन सामग्री चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री धाम के लिए जा रही है, उस पर हम उपस्थित हुए हैं और यही हम सब कामना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे श्रद्धालु जाएँ अच्छी तरह से प्रत्येक पिछले वर्ष से भी अच्छी दुगनी मात्रा में वहाँ पर दर्शन करें और सकुशल वापस आएँ और अपने घर के लिए सकुशल जाएँ, यही हमारी प्रतिज्ञा। जो कपाटोद्घाटन के बाद प्रथम भोग जो माँ भगवती गंगा जी को लगता है वो माँ मनसा की ओर से लगता है। जैसे कि आपने पूछा, सरकार की ओर से इस यात्रा के लिए भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारियां में लगी हुई है और
सबकी यही मंशा है कि जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उनका सुखद और यात्रा का अनुभव कर सके। मैं अंतत्वागता माँ पतित पावनी भगवती गंगा जी माँ मनसा के पावन चरणों में समस्त यात्रियों की सुखद और मंगल कामना करता हूँ। ठीक 18 तारीख को 12:15 पर माँ भगवती गंगा जी की जो दिव्य उत्सव डोली होती है वो मुखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 19 तारीख को प्रातः से गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, सांग और पांग विधि से जो माँ सुरसरी की अर्चना होती है उसके उपरांत ठीक 12:15 पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा कपाट खोल दिए जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।